देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेटेरियल स्टार्ट किया था, तो ईओक्यू कर रहे थे, तो ईओक्यू पे और भी कुछ क्वेश्चन है, पहले वो कर लेते हैं, फिर देखते हैं टाइम बचेगा तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नया टॉपिक इन द सेंस ईओक्यू के अलावा मेटेरियल खत्म होगा, उसमें टाइम लगता है। अच्छा देखो ये वाला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या बोला है देखो। Anil and company buys its annual requirement of 36,000 units in 6 installments. Each unit cost 1 and ordering cost 25. The inventory carrying cost is estimated at 20% of unit value. Find the total annual cost of the existing inventory policy. Calculate how much money can be saved by इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो बोल रहा है कि अनिल एंड कंपनी ने क्या किया है, उनका एनुअल रिक्वायरमेंट यानी कि एनुअल कंजम्पशन जो है वो है 36,000 यूनिट, 6 इंस्टॉलमेंट ईच, यूनिट कॉस्ट 1, मतलब 6 इंस्टॉलमेंट ईच का मतलब क्या होगा? हाँ मतलब अभी फिलहाल 6 इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे वो अपना ऑर्डर करते हैं, तो एक बार में कितना यूनिट ऑर्डर करते हो? 6,000। ठीक है, और ये परचेज प्राइस है, कॉस्ट कितना है 1, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर करने का कॉस्ट है 25। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है वो है 20% ऑफ यूनिट वैल्यू, ये तो मैं पता है। कैरिंग कॉस्ट किस पे लगता है? परचेज प्राइस पे लगेगा, जो फिक्स परसेंटेज रहता है। मतलब ये 20% किस पे लगेगा? ₹1 पे। फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट। टोटल एनुअल कॉस्ट का मतलब क्या क्या निकालना है? परचेज प्राइस और कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला है कि कैलकुलेट हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड अगर वो ईओक्यू में ऑर्डर करते, मतलब अभी तो करते हैं 6,000 करके। ठीक है, लेकिन ये ईओक्यू नहीं होगा, इसीलिए तो बोल रहा है कि अगर वो ईओक्यू कैसे निकालोगे, पहले फाइंड आउट करना ईओक्यू कैसे आता है, फॉर्मूला लगा के। अगर वो ईओक्यू में ऑर्डर करते तो कितना पैसा बचा सकते थे, क्योंकि हमें पता है ईओक्यू सबसे चीपेस्ट वैल्यू में हमें जो है सप्लाई कर देगा। ठीक है, ईओक्यू के अलावा कोई और प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे, मतलब जैसे कि इन्होंने 6,000 लगाया है तो इसमें ज्यादा ही होगा, चेक करके देख लो, वही चेक करने ही बोला है और कुछ नहीं। ठीक है, तो पहले क्या निकालोगे, जो इनका एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उससे इनका कॉस्ट क्या आ रहा है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, और अगर ये ईओक्यू में शिफ्ट हो जाएंगे तो इनका कॉस्ट कितना होगा। अच्छा, टोटल एनुअल कॉस्ट गुड आफ्टरनून मैम। टोटल एनुअल कॉस्ट इन एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। पहले परचेज प्राइस लिख लेते हैं। परचेज प्राइस कितना आ जाएगा बोलो, कैसे निकालेंगे परचेज प्राइस? 36,000 यूनिट इंटू ₹1 पर यूनिट इक्वल टू 36,000। अकाउंट्स में रुपीस पर यूनिट नहीं लिखने से उतना खास प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन कॉस्टिंग में लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कटता है। ठीक है, लिखना पड़ेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? कितना सारा ऑर्डर मेरा बता ही दिया है क्वेश्चन में, कितना 6। ठीक है, 6 इंस्टॉलमेंट इनटू जितना बोला है ₹25 पर ऑर्डर, तो कितना हो जाएगा 150। अच्छा, ये अगर 150 आ जाता है, इसके बाद वाला कॉस्ट भी, मतलब जिसको हम लोग बोलेंगे कैरिंग कॉस्ट, तो ही वो ईओक्यू होगा। लेकिन ये देखना 150 नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा, तो वो ईओक्यू नहीं है। ठीक है, इसलिए तो हमें ईओक्यू निकालने के लिए बोला। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू ईओक्यू। अब ईओक्यू की जगह क्या लिखोगे?
ईओक्यू होता क्या है कि एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हैं, तो अभी एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हैं 6000, ठीक है। तो अभी ईओक्यू की जगह कितना लिखना है 6000, कैसे निकल रहा है 6000, 36,000 डिवाइडेड बाय 6 करके, ठीक है। इनटू क्या होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना होगा, 1 का 20% है ना, ₹1 इंटू ₹1 पर यूनिट इंटू 20% पर एनम कितना होगा 6000, ये 3000, 600। तो देखो ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो कंफर्म ये ईओक्यू वाला ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल करने से कितना आएगा, 36,750 टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट आ गया। अब हम लोग को बोला है कि अगर इसकी जगह वो ईओक्यू के बेसिस पे ऑर्डर करेंगे, ठीक है, तो उनका क्या कॉस्ट में सेविंग्स हो सकता है। तो ईओक्यू निकालो, ईओक्यू निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, सेम यही प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा और डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखो ईओक्यू निकालते, 2 into AC into OC divided by carrying cost per unit per annum. गुड आफ्टरनून मैम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 2, AC कितना है, कितना रहेगा बोलो, उतना ही रहेगा जितना था 36,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट जितना था उतना ही रहेगा, चेंज तो नहीं है ना कुछ भी, 25। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ₹1 पे 20%, तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा ये पूरा रूट सॉल्व करने के बाद 3000 यूनिट, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेटर पे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग देख सकते हो करके, ऐसे करना है कैलकुलेटर में। 2 into 36,000 into 25 डिवाइडेड बाई 20% कर दो, क्योंकि 1 into 20% मतलब तो 20% होता है, तो डिवाइडेड बाई 20, मेरा यहाँ परसेंटेज है, तुम लोग भी यूज कर सकते हो अपने कैलकुलेटर में। अब ये रूट होगा, ठीक है। तो कितना हो गया 3000 यूनिट। अब फिर से कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू ईओक्यू, ठीक है। टोटल कॉस्ट एज पर ईओक्यू, अगर ईओक्यू बेसिस पे हम लोग सब मतलब ऑर्डर देंगे तो हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना आएगा। तो पहले परचेज प्राइस बोलो, परचेज प्राइस कैसे निकालेंगे, 36,000 यूनिट इंटू ₹1 पर यूनिट, 36,000 रुपीज। अच्छा अब ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलो, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा, हाँ टोटल कंजम्पशन कितना है 36,000 यूनिट, ठीक है। हम लोग एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हैं, तो कितना बार ऑर्डर करने से 36,000 यूनिट का हाँ रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा, कितना हो जाएगा 12। और इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट में तो कोई चेंजेस नहीं है, ₹25 पर ऑर्डर, कितना हो जाएगा 12 इंटू 25, ठीक है। अच्छा और कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, हाफ इंटू ईओक्यू, ईओक्यू कितना है 3000 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब 1 इंटू 20%, कितना आना चाहिए 300 आना चाहिए, ईओक्यू है तो चेक करके देख सकते हो, डिवाइड इंटू 20%, ठीक है। तो 600 और ये कितना हो जाएगा 4200, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा ओ मैंने 3600, हाँ सॉरी मैंने इसको क्या किया ना 600 से सिर्फ ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 3 6 6 12 42,000, नहीं अच्छा सॉरी बार बार क्या गलत, 36,600, हाँ टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो सेविंग्स हुआ कुछ, हाँ हो रहा है, थोड़ा बहुत सेविंग्स हो रहा है, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर मनी
can be saved by EOQ order quantity is 36,000, वो कितना था 750, और ये कितना होगा 36,600, तो कितना हो जाएगा 150 रुपीज, 150 का सेविंग्स। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट ये वाला, ये भी ईओक्यू पे ही है। बोल रहा है एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स ए स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स ए कंपोनेंट अल्फा। ठीक है, तो अल्फा इनका क्या हो गया, रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड फॉर 22-23 दिया हुआ है। एनुअल डिमांड ऑफ अल्फा, अल्फा का पूरे साल में डिमांड इतना है, मतलब ये क्या है एनुअल कंजम्पशन। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर कितना है 200, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परचेज प्राइस पर यूनिट बोला है। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा, अल्फा कहाँ मिलता है, मार्केट में मिलता है ना, तो उसका प्राइस बोल रहा है, एक यूनिट का 400 रुपए। कैरिंग कॉस्ट हमेशा परसेंटेज में देता है, कभी कभी वैल्यू में भी देता है, तब और कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, लेकिन उसके आगे लिखा हुआ रहेगा ना कैरिंग कॉस्ट बोल के। ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा का कॉस्ट, मतलब ये मार्केट में मिलेगा ना खरीदने में, तो ये कितना हो गया, ये हाँ, ये कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हमें निकालना पड़ेगा। ये सिर्फ कैरिंग कॉस्ट पर एनम है, लेकिन हमें निकालना कैसे पड़ता है, पर यूनिट पर एनम। तब हम लोग क्या करते हैं, ये परचेज प्राइस पर यूनिट के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कंपनी हैज बीन ऑफर्ड ए क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4%। क्वांटिटी डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी डिस्काउंट मतलब हम लोग अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करते हैं तभी डिस्काउंट मिलता है। तो बोल रहे हैं अगर क्वांटिटी बढ़ा लोगे तो क्वांटिटी डिस्काउंट कितना मिलेगा 4%। तो ये डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट पे होगा ना। देखो मुझे क्रेडिट जो सप्लायर है वो क्या बोल रहा है, अगर ज्यादा खरीदोगे एक बार में तो 4% डिस्काउंट में दे देंगे, तो मेरा क्या कम हो जाएगा। हाँ, अगर मान लो तुम लोग वेजिटेबल खरीदने गए, 1 किलो आलू खरीद रहे हो, जो पैसा मांग रहा है, अब बोलोगे पूरा एक बोरा लोगे, तो फिर क्या उतने ही प्राइस में लोगे या वो कम करेगा, वो तो कम करेगा ना। तुम लोग तो बार्गेन करोगे, वो खुद ही कम कर देगा अगर इतना लोगे। तो उससे कौन सा प्राइस कम होगा, कंजम्पशन थोड़ी ना चेंज होगा, वो तो कंजम्पशन है 8,000, उससे हम लोग का क्या चेंज होगा, परचेस प्राइस, ओनली परचेस प्राइस, और किसी प्राइस में चेंज नहीं होगा। मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ सप्लायर का कोई लेना देना नहीं है, मेरे कैरिंग कॉस्ट के साथ सप्लायर का कोई लेना देना नहीं है। वो मुझे क्या दे सकता है, सस्ते में चीज दे सकता है, तो अल्फा मुझे सस्ते में मिलेगा, वैसे मिलता है 400 रुपए करके, और 4% डिस्काउंट में मिलेगा, तो कितने में मिल जाएगा फिर, कैलकुलेट करके बोलो, ऐसे कैसे बोलो। हाँ, 4% घटा दो, 400 से 4% घटाने से जितना आएगा उतना ही होगा। ठीक है, अब जितना आएगा वो तुम लोग कैलकुलेटर में देख लो कितना आएगा, 16 रुपया कम में आ जाएगा, तो कितने में आ जाएगा 384। ठीक है, ऑन द परचेज प्राइस ऑफ अल्फा। अब बोल रहा है प्रोवाइड द ऑर्डर साइज, हाँ लेकिन एक कंडीशन है, 4% डिस्काउंट में तो दे देंगे, मतलब 400 का चीज कितने में मिलेगा 384 पर यूनिट करके मिलेगा, लेकिन कितना ऑर्डर करना पड़ेगा, मिनिमम 4,000, मिनिमम 4,000 ऑर्डर करना पड़ेगा, तब ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। जैसे हम लोग को ऐसी थोड़ी ना कोई चीज सस्ते में मिलेगा, बल्क क्वांटिटी में परचेस करेंगे तब हम लोग बोलेंगे, तो वो खुद ही बोल देता है इतना ज्यादा अगर आप ले लेंगे तो आपको कम कर देंगे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर होगा। अब देखो यहाँ पर बोला क्या है क्वेश्चन में, मतलब आंसर क्या करना है, देखो सबसे पहले तो बोला है ईओक्यू निकालो। ठीक है, कंप्यूट द ईओक्यू। उसके बाद बोला है स्टेट वेदर क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, मतलब कम होता है
हाँ, पूछ रहा है कि सीधा बात है, पूछ रहा है क्वांटिटी डिस्काउंट का जो ऑफर मिल रहा है वो देखने में तो अच्छा लग रहा है भाई, 300 का चीज 384 में मिलेगा, लेकिन हमें लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो कैसे पता करोगे? नहीं, यो क्यों, टोटल कॉस्ट निकालोगे, पहले टोटल कॉस्ट निकालोगे, ठीक है, उसके बाद ईओक्यू बेसिस पे कॉस्ट निकालोगे तो पता चलेगा। मतलब एक बार तो ईओक्यू बेसिस पे निकाल के देखोगे टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, फिर 4000 कंपोनेंट अगर ऑर्डर करते हैं जिसपे मुझे 384 में मिलने वाला है तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा, फिर दोनों को कंपेयर करके देखोगे, अगर सस्ता होता है तो ही हम लोग लेंगे, अगर नहीं होता है तो नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बोलो? ईओक्यू निकालोगे, ठीक है, ईओक्यू निकाल के ईओक्यू बेसिस पे टोटल कॉस्ट निकालोगे, तो ईओक्यू निकाल के बोलो मुझे कितना हो रहा है। ईओक्यू 200, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू 2 into AC into OC carrying cost per unit per annum. Annual consumption 8000, ordering cost, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना हो जाएगा, 400 पे 20%। 2 into 8000 into 200 divided by 400 divided by 20%, इतना, उस पे रूट 200। 200 आंसर किस में आ रहा है, यूनिट, ठीक है, ये इसके पीछे लिखना पड़ेगा यूनिट, किलो होगा तो किलो, जो भी होगा वो लिखना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का क्या निकल गया, ईओक्यू। अब ईओक्यू बेसिस पे हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट व्हेन ईओक्यू इज ऑर्डर, मतलब ईओक्यू बेसिस पे अगर हम लोग ऑर्डर करते हैं तो हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना होता है, तो टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, वही आएगा, परचेस कॉस्ट। परचेस कॉस्ट कितना होगा बोलो, कितना परचेस करना पड़ेगा, 8000 यूनिट, ठीक है, और परचेस प्राइस कितना है, 400 तो ये हो जाएगा 32 लाख। कैरिंग कॉस्ट या फिर ऑर्डरिंग, जो लिखना चाहो लिखो, आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलो, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना सारा होगा, हाँ बोलो। हाँ, मतलब 8000 तो मुझे टोटल चाहिए, और हम एक बार में 200 यूनिट ऑर्डर करेंगे ऐसे सोच रहे हैं, तो पूरे साल में मुझे कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा, 40 टाइम्स, तब जाके ये कंजम्पशन का डिमांड हम फुलफिल करवा पाएंगे। और इनटू कितना हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम मतलब 200, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹200 पर ऑर्डर, पर एनम नहीं, सॉरी, पर ऑर्डर, ठीक है, तो ये 200 200 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा, 8000 ही होगा, क्योंकि ये ईओक्यू है तो कैरिंग कॉस्ट का आंसर भी कितना आना चाहिए, 8000। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू ईओक्यू 200 यूनिट इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जो कि हम लोग का कितना होगा, 400 इंटू 20%, ठीक है। अब देख लो ये 8000 होना चाहिए, चेक करके देख सकते हैं, ये 100 हो गया, 100 इंटू 400 इंटू 20%, हाँ, 8000 और 8000 16, तो 32 लाख कितना हो जाएगा, 16,000, ये हो गया टोटल कॉस्ट पर एनम, पूरे साल में इतना कॉस्ट लगेगा, इतना मटेरियल को कंज्यूम करने में, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक ऑफर है, क्वांटिटी डिस्काउंट का ऑफर है, ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे व्हेन क्वांटिटी डिस्काउंट of 4% is accepted, then total cost will be, अगर हम लोग ये एक्सेप्ट करते हैं तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, ठीक है, वो निकालना है। तो टोटल कॉस्ट में अभी क्या आ जाएगा, सबसे पहले वही परचेस कॉस्ट। अब बोलो यहाँ पर परचेस कॉस्ट कितना होगा, हाँ, 8000
यूनिट तो मुझे चाहिए, लेकिन मुझे कितने में मिलेगा? 400 माइनस 400 इंटू 4% ऐसे करके कर सकते हो, या 400 का डायरेक्टली 96% करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो 384 आया था शायद हम लोग का। हाँ, 30,72,000। अच्छा, इसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट पीछे कर, ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलो, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? जितना सारा ऑर्डर होगा देखो, हमें कंजम्पशन चाहिए 8000 यूनिट का, हम लोग एक बार में कितना यूनिट ऑर्डर करना चाहते हैं? 4000। तो फिर 2 बार ऑर्डर करने से ही हो जाएगा कंप्लीशन, इंटू ₹200 पर ऑर्डर। देख लो कितना होता है, ये तो 2 हो जाएगा, हाँ 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और नेक्स्ट निकालेंगे कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट यहाँ पर लेकिन 400 नहीं होगा, ये ईओक्यू नहीं है ना, तो चेक जरूर करना है। वैसे लिखना तो है, लेकिन कभी कभी हम लोग कैलकुलेट नहीं करके भी लिख सकते हैं जब ईओक्यू नहीं होता है, ईओक्यू होता है, लेकिन अभी तो ईओक्यू नहीं है। तो हाफ इंटू जो ईओक्यू, यहाँ पर ईओक्यू बोल सकते हो, लेकिन ये ईओक्यू नहीं है, ये क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर यूनिट एट ए टाइम। ठीक है, एक बार में इतना ऑर्डर करेंगे, इनटू क्या हो जाएगा? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो कैरिंग कॉस्ट किस पे लगता है? परचेज प्राइस पे। अभी हमारा परचेज प्राइस लेकिन चेंज हुआ है, कितना हुआ है? 384। अगर 400 पे लगा दोगे तो गलत आंसर आता है। ठीक है, इंटू 20%। अब देखो, वन 1,53,600। 32,26,000। 32,26,000 टोटल एनुअल कॉस्ट। तो बोलो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? ज्यादा हो रहा है तो नहीं लेना चाहिए। नहीं समझ में आया क्यों नहीं लेना चाहिए? यहाँ तो कॉस्ट हो रहा है 32,60,000, यहाँ करने से 32,26,000। तो मुझे ऑफर लेके फायदा क्या है? अगर मुझे ज्यादा ही पे करना है तो हम ऑफर क्यों ले? हम 400 में खरीदेंगे, मेरा टोटल में तो सेविंग्स होना चाहिए ना। क्योंकि सिर्फ परचेज प्राइस देखने से मेटेरियल कॉस्ट डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि मेटेरियल कॉस्ट का 2 पार्ट होता है, परचेज और एक होता है एसोसिएट। एसोसिएट में कैरिंग और ऑर्डरिंग, तो हमें सारा चीज देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे द टोटल कॉस्ट of inventory is lower if EOQ is adopted. Hence, it advised not to accept the quantity discount offer. इसको तुम लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, लेकिन लास्ट में एक हमें कंक्लूजन देना जरूरी होता है जब हमें ऐसे डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन देते हैं कि हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तुम लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि प्राइस इतना कम पड़ रहा है तो हम लोग क्यों ले, ऐसे भी लिख सकते हो। अमाउंट से भी आंसर लिख सकते हो, दोनों का डिफरेंस बता के कि हमें इतना महंगा पड़ेगा। नहीं होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है नेक्स्ट, ये भी वही ईओक्यू का ही है। बोल रहा है द कंप्लीट gardener is deciding on the economic order quantity of 2 brand of लॉन फर्टिलाइजर। ठीक है, सुपर ग्रो और नेचर्स ओन। तो ये जो है 2 फर्टिलाइजर्स है। ठीक है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। ठीक है, तो ये 2 तरीके का फर्टिलाइजर है। एनुअल डिमांड कितना है? बोल रहा है 2000 बैग्स। ठीक है, और ये है 1280 बैग्स, मतलब ये
बैग्स में आता है, तो उसका जो यूनिट है वो बैग्स में दिया, मतलब 1 बोरा, 2 बोरा, 5 बोरा, वैसे ही 2000 और यहाँ पर 1280। रेलिवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर, तो इसका अलग है ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसका अपना अलग है ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल रेलिवेंट कैरिंग कॉस्ट पर बैग, अब देखो यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट को हमें परसेंटेज में नहीं दिया, पहला क्वेश्चन आए, यानी ये कैलकुलेट करके हमें दे दिया, इसीलिए इसके आगे क्या लिखा है देखो, एनुअल रेलिवेंट कैरिंग कॉस्ट, और ये क्या लिखा है पर बैग। हमें कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालना होता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन, तो ये कैरिंग कॉस्ट है, पर यूनिट की जगह क्या है, क्योंकि ये बैग में होता है तो पर बैग, और एनुअल मतलब ही क्या हो गया पर एनम, मतलब ये मुझे दिया हुआ है कैलकुलेट करके, मुझे अब दोबारा इसका कैलकुलेशन का जरूरत नहीं। नॉर्मली जब क्वेश्चन में परसेंटेज में रहता है तो ही हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, और तब एक चीज मैंडेटरी होगा क्वेश्चन में गिवन होगा, वो होता है क्या, परचेज प्राइस। अगर परचेज प्राइस ही नहीं होगा तो फिर परसेंटेज को लगाओगे कहाँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है कंप्यूट ईओक्यू फॉर द 2 रॉ मटेरियल्स, ठीक है, ये जो 2 फर्टिलाइजर है सुपर ग्रोन और नेचर्स ओन, ये दोनों का ईओक्यू कैलकुलेट करना है। अच्छा पहले करो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, तो पहले ये दोनों के ईओक्यू कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू, यहाँ पर लिख लेते हैं साइड बाय साइड, सुपर ग्रो, और इधर लिख लेते हैं नेचर्स ओन, ठीक है। अच्छा इसका ईओक्यू कैसे निकालेंगे, 2 into AC into OC divided by ordering cost per unit, और यहाँ पर हो जाएगा 2 into AC into OC divided by carrying cost per unit per annum, ठीक है। अब देख देख के लिखना है और आंसर निकालना है। अच्छा इसका एनुअल डिमांड है देखो 2000 और उसका 1280, तो यहाँ पर लिखो 2000 और ये हो जाएगा 1280। ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 1400, तो ये लिखो 1200 और ये लिखो 14। अच्छा कैरिंग कॉस्ट 480 560, 480 और ये हो गया 560। अब कैलकुलेटर पे देखो, 10,000 आया, ये 100 बैग्स, हाँ 100 बैग्स ये वाला, और ये 80, तो इसका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 100 और इसका हो गया 80। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया फिर, ठीक है, पहले हमने जो कैलकुलेट करने बोला था। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या कैलकुलेट करेंगे। बोल रहा है कि फॉर द ईओक्यू व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल एनुअल रेलिवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल एनुअल रेलिवेंट कैरिंग कॉस्ट फॉर सुपर ग्रो एंड नेचर सो, मतलब क्या निकालने बोला है, अगर हम लोग ईओक्यू बेसिस पे ऑर्डर करते हैं। सम मतलब टोटल, किस चीज का टोटल बोला है, एनुअल टोटल बोला है, तो एनुअल किस चीज का, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। या परचेज कॉस्ट हमें नहीं बोला है तो नहीं करेंगे, जो बोला है वही निकालेंगे। हमें बोला है कि एनुअल ऑर्डरिंग कैरिंग का टोटल बताओ दोनों प्रोडक्ट का अलग अलग, अगर हम लोग ईओक्यू फॉलो करते हैं तो तुम लोग निकाल के देखो कि दोनों का ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कितना कितना आएगा। तो यहाँ पर ऐसे हेडिंग कर दो, कैलकुलेशन ऑफ क्या लिखोगे, यहां से देख के लिख दो, कैलकुलेशन ऑफ द टोटल एनुअल क्या निकालना है, टोटल एनुअल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। जब भी कोई कैलकुलेशन करना है एग्जाम में, लेकिन ऐसे हेडिंग अपने हिसाब से लिख के करना है ताकि समझ में आए किस चीज का कैलकुलेशन है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर लिखेंगे 2 प्रोडक्ट है, एक का नाम है सुपर ग्रो और एक है नेचर्स ओन ऑर्डरिंग कॉस्ट।
बोलो सुपर ग्रो का ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालें? हाँ देखो, एनुअल कंजम्पशन कितना है 2000 बैग्स, ठीक है, एनुअल कंजम्पशन है 2000 बैग्स, और एक बार में 100 बैग ऑर्डर करने वाले हैं, 100 बैग्स, तो कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा? हाँ, तो 20 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा, और एक बार ऑर्डर के लिए कॉस्ट लग जाता है, यहाँ दिया हुआ है 1200, या फिर पहले वहां लिखा हुआ है वहां से भी देख के कर सकते हो, ₹1200 पर ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? ये हो गया 0 0 कैंसिल, 24,000, 24,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ₹24,000। अच्छा, और इसका बोलो, ये जो है इसमें एनुअल कंजम्पशन कितना था? एनुअल कंजम्पशन था 1280 बैग्स, और हम लोग ऑर्डर कितना कर रहे हैं? 80 बैग्स एक बार में, तो कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा? 12 16, तो 16 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है हम लोग का 5, हाँ 1400 पर ऑर्डर, 22,400 रुपीज। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला निकालो, ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, अच्छा कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? हाफ इंटू ईओक्यू, ईओक्यू पहले वाले का था 100 और इसका था 80, अच्छा 100 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम गिवन है क्वेश्चन में 480, तो ये हो गया 50 इंटू 4 24,000। सेम ही तो होगा, ईओक्यू है ना, ये भी 22,400 ही होगा। हाफ इंटू 80 बैग्स इंटू 560 पर बैग पर एनम, 40 इंटू 560, 22,400, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 22,400 का डबल, इस वाले केस में 44,800, और ये वाला 48,000। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ये निकालने बोला था तो निकाल लिया, ठीक है, ऐसे ही पूछा था इन्होंने, निकाल लिया हम लोगों ने, इसमें कुछ कंपैरिजन वगैरह नहीं बोला है। देखते हैं अब नेक्स्ट कुछ बोला है कि नहीं, देखो और एक क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पर बोला है फॉर द ईओक्यू कंप्यूट द नंबर ऑफ डिलीवरीज पर ईयर फॉर सुपर ग्रो एंड नेचर सोन। बोल रहा है कि अगर हम लोग ईओक्यू फॉलो करते हैं, कितना बार डिलीवरी होगा पर ईयर फॉर सुपर ग्रो एंड नेचर सोन, दोनों प्रोडक्ट के लिए। हाँ, नंबर ऑफ डिलीवरी पूछा है। हाँ, एक हो जाएगा 20 और एक कितना होगा 16, ठीक है, ठीक है, चलो लिख लो, बोला है तो निकाल लो, लिखना तो पड़ेगा, ठीक है, जब क्वेश्चन में हमें देगा कैलकुलेट करने बोला है तो करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ डिलीवरीज फॉर सुपर ग्रो एंड नेचर्स ओन फर्टिलाइजर पर ईयर। तो कैसे निकालेंगे? बेसिकली हमें कैसे निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ डिलीवरीज का जो कंसेप्ट है वो कैसे आएगा, मतलब वही ऑर्डर, नंबर ऑफ डिलीवरीज का नाम बस बदल दिया है, ऑर्डर ही हुआ ना, तो क्या हो जाएगा? एनुअल कंजम्पशन या डिमांड जो भी लिखो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ईओक्यू, क्योंकि हमें बोला है अगर ईओक्यू फॉलो करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो सुपर ग्रो और नेचर्स, तो इसका एनुअल डिमांड था 2000 बैग्स और इसका था 1280 बैग्स। अच्छा, इसमें था हम लोग का 100 बैग्स, तो 20 डिलीवरीज और 80,
16 डिलीवरीज। ठीक है, इतना सारा डिलीवरीज होगा। और कुछ बोला है इसमें? नहीं, और कुछ नहीं था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ नंबर का ये तो नहीं सिखाया मैंने अभी, ये वाला करेंगे। ठीक है, फिफ्थ नंबर ये होता है टेब्यूलर मेथड ईओक्यू मैम का। हाँ, मैम एक नंबर पॉइंट देखें तो কি एक नंबर এই কোশ্চেন এইটা। হ্যাঁ ম্যাম লিখো। হয়ে গেছে ম্যাম अच्छा, अच्छा देखो ये वाला भी हम लोग सीखेंगे। ये भी ईओक्यू का ही है, लेकिन ये टेबुलर मेथड है। टेबुलर मेथड क्यों होगा? क्योंकि इसे हम लोग टेबल फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, स्टेटमेंट फॉर्मेट में तुम लोग कैसे भी लिख के उसको कर सकते हो अपना प्रेजेंटेशन, लेकिन ये टेबल मेथड में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें टेबल बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन का जो मतलब पैटर्न है वो देखने से ही तुम लोग समझ जाओगे। देखो बोल रहा है EXE Limited has received an offer of quantity discount। ठीक है, EXE Limited को क्वांटिटी डिस्काउंट मिला है, कौन देगा? सप्लायर या क्रेडिटर देगा, ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल एज अंडर। तो बोल रहा है देखो 1200 पर टन करके प्राइस होगा, अगर लेस देन 500 हुआ, मतलब बोल सकते हो इसका मतलब क्या हो? अगर हम लोग सप्लायर के पास से 500 टन से कम लेंगे तो हमारा प्राइस कितना पड़ेगा? 1200 पर टन। अगर 500 एंड लेस देन 1000 मतलब 500 से लेके 1000 के बीच में। ठीक है, लेस देन 1000 मतलब 1000 के आगे तक की हुआ ना, तो इतने में अगर हम लोग ऑर्डर करते हैं तो हम लोग का परचेज प्राइस पर टन ये पड़ेगा। अगर हम लोग 1000 से 2000 के बीच में लेते हैं तो 1160। तो देखो जैसे ही हम लोग क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं हमारा प्राइस क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। नॉर्मली तो यही बात है ना, अगर हम लोग क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो हमारा प्राइस कम होगा कि नहीं होगा? ज्यादा लोगे तो फिर सप्लायर तो सस्ते में ही देगा ना। अच्छा, अगर हम लोग 2000 से 3000 के बीच में जाएंगे, देखो और भी कम हो गया, कहाँ 1200 और कहाँ 1140। फिर 3000 या उससे ज्यादा में ऑर्डर करेंगे तो 1120। तो लास्ट ऑफर यही है, इतना सारा ऑफर है कि ऐसे लोगे तो ऐसे मिल जाएगा, ऐसे लोगे तो ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, देखो बोल रहे थे एनुअल रिक्वायरमेंट, मतलब जो कंपनी है उसका एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 5000 टन। द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 1200 एंड स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट का मतलब कैरिंग कॉस्ट कितना है? 20% ऑफ मेटेरियल कॉस्ट पर एनम। तो यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा मेटेरियल कॉस्ट कौन सा होगा, अलग अलग होगा। अभी तो मेटेरियल कॉस्ट देखा, कौन सा मेटेरियल कॉस्ट है? ये तो सभी मेटेरियल कॉस्ट है। ठीक है, अगर इतना लोगे तो मेटेरियल कॉस्ट फिर इतना काउंट करोगे, ये लोगे तो ऐसे करके मतलब मेटेरियल कॉस्ट तो वेरी कर जाएगा, डिपेंड करेगा कि हम लोग कितना ऑर्डर कर रहे हैं उसके ऊपर ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल, मतलब कितना परचेज करने से हमें इकोनॉमिकल होगा, मतलब सस्ता। ठीक है, तो कैसे पता करोगे? इतना सारा डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन बी भी है वो देखेंगे। तो हमें हर एक पॉइंट पे उसे टेस्ट करके देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 6 ऑफर है, 6 ऑफर को ही हमें चेक करके देखना पड़ेगा। तो क्या निकालना पड़ेगा? 1 2 3 4, अच्छा 5। अच्छा, अब मुझे बोलो कि कैसे करके फाइंड आउट करोगे? अच्छा, ईओक्यू निकालोगे, ईओक्यू कैसे निकालोगे बोलो? एक ईओक्यू बताओ कैसे निकालोगे? जैसे मैं के तरह से हम्म अनुपात से 500 तो इसमें इनटू 5000 इनटू 1200 मेरा नहीं 1200 ना और कॉस्ट कितना था 1200 कहाँ है? ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 था। अच्छा, मैं तो और कॉस्ट 1200 हाँ अब जो ये 20% वो है ना तो 1200 जो
Less than 500 तो 12% लगेगा। लेकिन वो तो निकल जाएगा ईओक्यू, लेकिन मुझे सप्लायर कहाँ ईओक्यू में लेने बोल रहा है, मुझे बोल रहा है अगर ऐसा लोगे तो इतने में दे देंगे, वो तो अपना फिक्स बना रखा है, हमें ईओक्यू का चांसेस तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मैम नंबर हमने कैलकुलेट नहीं, हमें बोला है इसमें से कौन सा सस्ता होगा वो बताओ ना, मतलब हमें ईओक्यू बोला नहीं है अभी। देखो हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि हमारा परचेज लेवल इकोनॉमिकल हो। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, चीपेस्ट हो। अब बोलो कौन सा वाला लोगे, यू आर कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। लेवल मतलब कितना सारा लेवल दिया है, 5। इस ऐसे थोड़ी ना निकालना है, अभी तो सिखा है, इतना सारा क्वेश्चन किया, क्या एक परचेज कॉस्ट पे डिपेंड करेगा, अभी क्या सिखाया हमने, तो क्या निकालना पड़ेगा तुम लोग को, हर एक लेवल का टोटल कॉस्ट, परचेज, कैरी और ऑर्डर। अभी तो 3-3 क्वेश्चन में यही करके आ रहे हो तुम लोग, तो क्या निकालोगे, टोटल कॉस्ट, हर एक लेवल का टोटल कॉस्ट निकालना है, जो सस्ता होगा उसी लेवल पे परचेस करो। यहाँ पर ईओक्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि मुझे ईओक्यू थोड़ी ना लेने दे रहा है, मुझे परचेजर अपना लेवल फिक्स करके बोला है कि ऐसा ऐसा लोगे तो होगा। अब ये मेरे लिए ईओक्यू है कि नहीं मुझे कैसे पता, वो तो ईओक्यू निकालने से तुम लोग को पता चलेगा कि इसमें से कोई लेवल तुम लोग के लिए ईओक्यू है भी कि नहीं। लेकिन अभी तो मुझे ईओक्यू का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, मुझे बोला है कि ये सारे लेवल में कौन सा सस्ता होगा, तो सस्ता पता करने के लिए क्या निकालते हैं, कॉस्ट। कॉस्ट में क्या निकालना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट, सारा ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें अच्छा, अब ये टेबल मेथड में होगा तो काफी सारा जगह लगेगा। देखो हम बता देते कैसे करके लिखना है तुम लोग को। हम इसको इतनी जगह में हो जाएगा, नहीं होगा, हम इसको पीछे ही करते, नहीं तो फिर यहाँ से उधर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तुम लोग भी टेबल लगभग इतना बनेगा मेरा, ठीक है, तो उस हिसाब से तुम लोग भी पेज रखो। तो हम लोग को क्या यहाँ पर लिखो एनुअल रिक्वायरमेंट, पहला जो कॉलम होगा उसको लिखना है एनुअल रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्योंकि मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट के ऊपर ही तो मेरा परचेज प्राइस डिपेंड करेगा। अच्छा, तो बोलो मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट हर लेवल पे कितना, वो तो फिक्स्ड है, वो तो 5000 टन ही रहेगा, वो थोड़ी ना चेंज होगा। तो कितना बार 5000 लिखोगे, 5 बार, क्योंकि हमारे पास 5 टाइप्स है परचेस करने के लिए, तो मुझे 5 बार लिखना पड़ेगा। तो जगह जो है थोड़ा गैप दे दे के लिखो, ठीक है। 5000 5000 5000, ये गैप इसीलिए रखना है क्योंकि इधर गैप क्रिएट करना है, ठीक है। 3 बार, 4 और ये 5 टाइम्स, ठीक है। 5 बार 5000 टन लिख देना है। ये टन है कि यार मुझे नहीं पता, हाँ टन ही, टन टन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद लिखो ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज में जो सबसे सस्ता होता है वो ईओक्यू होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर साइज क्या है, अब ये होगा थोड़ा कंफ्यूजन। यहाँ पर बोला है लेस देन 500, तो लेस देन 500 में तुम लोग क्या लोगे, देखो लेस देन 500 मतलब 0 से लेके कहां तक, ठीक है, 499 तक। अब मुझे बोलो कि इसमें से क्या लोगे, कुछ भी ले सकते हो, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हमें क्या डेटा लेना चाहिए उसका एक रूल्स है। क्या रूल्स है, ऐसा कोई डेटा लो जिसमें ज्यादा फ्रैक्शन ना है, ठीक है। तो देखो बाकी सब में ना एक रूल्स होता है, क्या निकालोगे, जैसे बाकी सबका एक अपर लिमिट भी है, एक लोअर लिमिट भी है। ये लोअर लिमिट, ये क्या है, अपर लिमिट 500 से 1000, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबका लोअर लिमिट लेना है, ठीक है। और इसमें लोअर लिमिट क्या है, 0, लेकिन हम लोग 0 लेके करेंगे तो मेरा तो आंसर 0 में आएगा, ठीक है। मुझे तो कुछ एक आंसर निकालना है, तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए हम बताते हैं। तो इसमें बाकी सब में क्या लेना है, पहले 500, दूसरे वाले में 1000, तीसरे वाले में 2000 और इसमें 3000। इसमें कुछ कंफ्यूजन का जरूरत नहीं है, ऑलवेज लोअर लिमिट ले लो। और इसमें ऐसा कोई डेटा तुम लोग को लेना है ताकि तुम लोग का आंसर फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है। तो कोशिश करो कि फ्रैक्शन में ना आए। तो क्या लोगे, अगर इधर 500 लिया है तो एक चीज देख रहे हो, सब पीछे 0 होने से ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो मेरा कितना आया, 0 से 499। तो अगर आगे की तरफ आते हैं, 0 वाला डेटा कौन सा आएगा, 400, तो मुझे क्या लेना चाहिए, 400, ठीक है। तो मेरा क्या होगा आंसर, बाकी तुम लोग कुछ भी आंसर ले, तुम लोग अगर बोलोगे हम 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7, 10, तो भी तुम लोग का आंसर में कोई वेरिएशन नहीं होगा, मतलब कंक्लूजन में वेरिएशन नहीं होगा, अमाउंट में वेरिएशन होगा। उसमें जैसे देखो ये 500 से 1000 है, तुम लोग बोलोगे नहीं मुझे 500 नहीं लेना है, मुझे 600 लेना है, लो, फिर भी तुम लोग का ओवरऑल जो आंसर आएगा वो वैसा ही आएगा जैसा आना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन में डिफिकल्टीज होगा। तो रूल्स ये है कि ये डेटा ले लो, इसमें क्या होगा,
फ्रैक्शन आने का चांसेस कम हो जाता है, ठीक है। और इधर भी एक जीरो वाला ही डेटा लो, तो मेरा 490 ले सकते हो, लेकिन 100 लेने से प्रॉब्लम क्या होगा भी देखने से समझ में आएगा, हम दिखा देंगे एग्जांपल्स, ठीक है। एक बार हम लोग वही लेते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। पहले 400 ले लिया, बाकी सबका लोअर लिमिट ले लो, जैसे कि 500 और 1000 और क्या लेना है उसके बाद वाला 2000 और लास्ट वाला 3000, ठीक है। ये लेने से कैलकुलेशन आसान होगा। बाकी तुम लोग कुछ भी ले सकते हो उस रेंज के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम लोग का कैलकुलेशन डिफिकल्टीज हो जाएगा, वो बताते कैसे होगा। अच्छा, अब हमें 3 प्राइस निकालना है। पहला कौन सा निकालेंगे? परचेज प्राइस। तो यहाँ पर कॉलम बनाओ, बोलो परचेज प्राइस कैसे निकालोगे? अगर ऑर्डर साइज ये वाला हुआ तो कितना होगा? 1200। जिसका जो परचेज प्राइस है वो लेना है तुम लोग को, ठीक है। तो 1200। अब देखो कितना होगा, यहीं पर छोटा छोटा करके लिखो और उस हिसाब से इधर गैप रखते जाना है। देखो कितना होगा, 12 इंटू 5 60 होता है। 60 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 50, मतलब 60 लाख, ठीक है। 60 लाख में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट परचेज प्राइस कितना होगा? 5000 इंटू 1180, देख लो कितना होता है, 59 लाख। 5000 इंटू 1160, इसके बाद 5000 इंटू 1160 के बाद कितना है? 1140, देखो कितना होगा। वो ये मैंने 640 लिख दिया गलती से, 1160, ठीक है। उसके बाद 1140, देखो कितना आता है। अच्छा 57। एक एक लाख करके कम हो जा रहा है हर जगह पे। क्यों हो रहा है बोलो तो? प्राइस में डिफरेंस 20 का है ना, इसीलिए 5000 पे 20 करके एक एक लाख का डिफरेंस आ जा रहा है। यहाँ पर 1120, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 56 लाख, ठीक है। ये तो सिंपल है। हम लोगों ने क्या निकाला? परचेज प्राइस कैसे निकालना है? एनुअल कंजम्पशन इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट, ठीक है। इसके बाद क्या निकालोगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट इसका भी ऊपर लिख लो। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं बोलो? एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, है ना, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। हाँ, अच्छा। एनुअल कंजम्पशन बोलो कितना है? 5000। यहीं पर लिखना पड़ेगा छोटा छोटा करके, ठीक है। ये टेबल में ही करना है। 5000 डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। अब यहाँ पर मैंने लिया है 400, तो 400 दिखा दिया। अब इनटू हो जाएगा इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट फिक्स्ड है, क्योंकि वो तो कंपनी का होता है ना, वो उसका 1200 करके, जितना ज्यादा ऑर्डर होगा उतना ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा। तो कितना आ रहा है? 15 600 शायद होगा। 5000 डिवाइडेड बाय 400, 12.5 इंटू 1200। अच्छा 15,000 ही आ रहा है। मेरा तो अच्छा, एक मिनट देखते। 5000, अच्छा हाँ रुको रुको बताते क्यों आएगा। देखो कितना आया ऑर्डर? 12.5। लेकिन मुझे बोलो क्या ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है? नहीं। तो फिर मुझे इसको कितना मानना पड़ेगा? 13। तो 13 यहाँ स्टार लगा दो, ठीक है। तो 13 इंटू कितना हो जाएगा? 1200। तो कितना लेना पड़ेगा? 15,600, क्योंकि ऑर्डर कांट बी इन फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को तुम लोग को लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखोगे? ये टेबल के नीचे हम लोग लिख देंगे। तो टेबल के नीचे यहाँ कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मेरा इधर जगह है, तुम लोग क्या करोगे? ये क्वेश्चन नीचे कंक्लूजन लिखने के बाद आई थिंक खत्म हो जाएगा, कुछ अगर नहीं पूछा है तो, ठीक है। हम देख लेते कितना जगह लग। नहीं, एक बी पॉइंट भी पूछा है तो थोड़ा जगह रख दो। उसके बाद हम लोग ये देखो लास्ट में ऐसे लिखना है तुम लोग को।
नोट नोट, ठीक है, मतलब नोट देना है कि ये मैंने ऐसा क्यों किया है। वो आंसर तो वैसे 15,000 हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने वैसा क्यों लिखा है, तो ये स्टार देके लिख दिया। इसका आ रहा था 12.5, ठीक है। यहाँ पर हम लोग करेंगे 13 अप्रोक्स एज ऑर्डर कांट बी इन फ्रैक्शन, ठीक है, ऑर्डर फ्रैक्शन में नहीं होगा। अब जैसे देखो तुम लोग बोल रहे थे कि 400 की जगह कुछ और लोगे, जैसे कुछ और ले लो, जैसे कि 5,000 की जगह तुम लोग कर 100 ले लोगे, ठीक है, 50 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 इंटू कितना कर दोगे, फिर 1200 कर देना तो 60,000 हो जाएगा, तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला ना, तुम लोग जो भी लोगे ओवरऑल तुम लोग का आंसर एक ही आएगा, मतलब कंक्लूजन अमाउंट में वेरी हो जाएगा, क्योंकि वो तो होगा ही ना, 50 ऑर्डर का आंसर अलग आएगा। अगर इसको 400 की जगह कुछ और लिखोगे तो उसका आंसर अलग आएगा, बस रेंज के अंदर लिखने से ही हुआ, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा, 5,000 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 1200। इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं आ रहा है तो इसका कोई नोट नहीं बनेगा, ठीक है। ये कितना ऑर्डर हो गया, 10 इंटू 1200 कितना हो जाएगा, 12,000। अच्छा, इसके बाद 5,000 डिवाइडेड बाय कितना, 1,000 इंटू 1200। तो इसमें भी देखो फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, 5 टाइम्स ऑर्डर हो रहा है, 5 इंटू 1200 मतलब 6,000 है ना। अच्छा, अब इसके बाद 5,000 डिवाइडेड बाय 2,000, ठीक है, इसमें शायद फ्रैक्शन में आ जाएगा, 5/2 है ना, ये फ्रैक्शन में आएगा, 5 2 से डिविजिबल नहीं होता। 2.5 कितना लेना पड़ेगा, 3, तो 3 लेने से यहाँ स्टार लगा के नोट बनाना पड़ेगा। 3 इंटू 1200 कितना हो जाएगा, 3600। 12 इंटू 3 36 होता है, इसका भी स्टार लगा के तुम लोग को लिखना पड़ेगा कि ये हम लोगों ने चेंज किया है, ठीक है, इसके ऊपर स्टार लगा दो और यहाँ पर लिखो 5,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2,000। आंसर आ रहा है 2.5, इक्वल हो जाएगा 3 अप्रोक्सीमेशन पे एज ऑर्डर कांट बी इन फ्रैक्शन। तो मैं जो ये चीज बोल रहा है तो उसके बाद यार कुछ ऐसा ऑर्डर था ऐसी बीच में रहेगा, ऐसा तो विजिबल हो जाए, कर सकते हो तो भी होगा, क्योंकि 10 से आपको कुछ फालतू नहीं। लेकिन कोई एक रूल्स, फिर उसमें क्या होता है ना, तुम एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ढूंढने बैठना पड़ेगा हम कौन सा डेटा ले। इससे एक रूल्स फॉलो करने से ठीक रहेगा कि मेरा सारा लोअर लिमिट लेना है और उसमें मुझे जो नियरेस्ट जीरो वाला होगा वो लेना है, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये तो ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, ये जो रेंज है इसमें मेरा 2,000 से नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे इसमें कौन सा लेना पड़ेगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन टाइम तो मतलब बचेगा ना, अगर हम लोग एक मतलब जो, और वैसे भी कर सकते हो, अगर दिमाग में तुरंत आ गया तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3,000, इसमें भी फ्रैक्शन आ गया, इंटू 1200, तो ये कितना हो जाएगा, 5/3, ये भी फ्रैक्शन आता है, 1.666। तो इसे कितना लेना पड़ेगा, 2 इंटू 1200 कितना हो जाएगा। हाँ, इसको भी लिख लेते हैं स्टार लगा कर, अच्छा उधर स्टार दे दो। 5,000 डिवाइडेड बाय 3,000 तो कितना आ जाएगा, 1.66, यानी कि 2 अप्रोक्स एज ऑर्डर कांट बी इन फ्रैक्शन, ठीक है, एज ऑर्डर कांट बी इन फ्रैक्शन। अच्छा, अब कौन सा कॉस्ट निकालेंगे, कैरिंग कॉस्ट का, और एक टोटल कॉस्ट का भी जगह रखना है, ठीक है। कैरिंग, अगर जगह नहीं है नीचे नीचे लिखो, कोई बात नहीं है, अगर जगह नहीं है तो हेडिंग करके नीचे नीचे लिखो। कैरिंग कॉस्ट के बाद इधर एक टोटल कॉस्ट का भी जगह चाहिए। अगर तुम लोग का मेरे जैसे साइड में जगह नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम लोग नीचे नीचे लिखो हेडिंग करके, पहले परचेस प्राइस निकाल लिया, फिर उसके नीचे ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर उसके नीचे कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, हाँ, हाफ इंटू ऑर्डर साइज इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अच्छा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाफ, ऑर्डर साइज पहला वाला कितना है 400, अच्छा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 20% ऑफ मेटेरियल कॉस्ट पर एनम, तो 20% पहले कितने पे लगाना है, 1200 परचेज प्राइस पे लगेगा, 1200 इंटू 20%, तो देखो कितना होगा। फिर नेक्स्ट वाला हो जाएगा हाफ इंटू
1200 इंटू 1200 के जगह 1180 इंटू 20%, फिर हाफ इंटू ऑर्डर साइज 1000 इंटू 1160 इंटू 20%, फिर हाफ इंटू 2000 इंटू 1140 इंटू 20%, फिर हाफ इंटू 3000 इंटू 1120 इंटू 20%। ठीक है, अब देखो हर जगह पे एक चीज तो कॉमन है ना, 20% डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हो गया 10%। तो अब बाकी 10% से कर लो हर जगह पे, मतलब 400 इंटू 1200 इंटू 10%। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, कितना आ गया 48,000। अच्छा, फिर ये हो गया 500 इंटू 1180 इंटू 10%, 59,000। अच्छा, अब 10%, 1000 इंटू 1160 इंटू 10%, 1,16,000। अच्छा, फिर हाफ ये हो गया 10% मतलब 2000 इंटू 1140 इंटू 10, 2,28,000 और 3,000 इंटू 1120 इंटू 10%, 3,36,000। अच्छा, अब अगर टोटल कॉस्ट निकालना है तो क्या क्या ऐड होगा, परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। मेरे यहाँ पर जगह नहीं तीनों लिखने का, हम तीनों ऐड करके डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा तो परचेज प्राइस 60 लाख, पहले वाले केस में 60 लाख प्लस 48 हो जाएगा 60 लाख 63,600, 60,63,600 तीनों को ऐड कर करके लिखना। अच्छा, 59 लाख प्लस 12,000 प्लस 59 लाख 71,000, 58 लाख 6,000 प्लस 6,000 116,000, 59 लाख 22,000, 2,28,000। 59,600. ये वाला जो भी कर रहे हैं, Yes, ma'am. 59,31,600, 59,38,400. 59,38,400। बोलो सबसे सस्ता कौन सा है? 59,22। अच्छा, तो ये है सबसे सस्ता, ये सब ऑफर में। ठीक है, तो हमें एक बार में कितना ऑर्डर करना चाहिए, 1000। ठीक है, हमें एक बार में कितना ऑर्डर करना चाहिए, 1000। तो इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में वही पूछा था कि इसमें हमारा सबसे चीपेस्ट कौन सा होगा इस केस में, तो इसमें आंसर लिखना पड़ेगा। तो लिखो कि द एबव टेबल shows that the total cost of 5,000 यूनिट, क्योंकि हमें तो टोटल 5,000 यूनिट ही चाहिए, टोटल कॉस्ट ऑफ 5,000 यूनिट्स इंक्लूडिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट, मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम when order size is कितना करके वो 1,000।
1000 unit per order. Hence, the most economical purchase level is 1000 units, as the minimum cost is, वो लिख दो, टोटल जो है कितना आया था 59,22,000, ठीक है। बस यही लिखना है कि ये हमारा मिनिमम होगा तो हमें यही वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए। अब उसको तुम लोग अपने हिसाब से, ये हमारा यूक्यू नहीं हुआ, क्योंकि अगर यूक्यू होता तो क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल नहीं होता? ये यूक्यू नहीं है, लेकिन ये सब में चीपेस्ट, लेकिन यूक्यू नहीं। उसका प्रूफ क्या है? यूक्यू तो तभी होगा अगर ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट कहीं पर भी इक्वल होगा तो यूक्यू होता है। अगर इसमें इक्वल होता तो ये यूक्यू होता, ठीक है। अब देखो एक चीज तुम लोग को दिखा देते, जैसे मान लो मैंने बोला था ना, तुम लोग यहाँ पर 400 की जगह कुछ और भी ले सकते हो, हम एक चेंज करके दिखाते जस्ट ऐसे समझाने के लिए। मान लो मैंने यहाँ पर 100 कर दिया, ठीक है। अगर ये 100 कर दिया, क्या इसमें कोई चेंजेस होगा? नहीं, ये इतना ही रहेगा। इसमें होगा? हाँ होगा। तो ये कितना होगा मुझे बोलो? ये 5000 डिवाइडेड बाय 100 करने से 50 ऑर्डर, 50 ऑर्डर इंटू 1200 कितना होगा? 60,000। अच्छा, ये हो गया 60,000। और ये वाला चेंज होगा, हाफ इंटू 100 इंटू 1200 इंटू 20%। देखो तो कितना होता है? कितना है? 12,000, ठीक है। अब सारे कॉस्ट को ऐड करो, 60 लाख, 60,000 और 12,000, मतलब 60 लाख 72,000। तो भी तुम लोग का आंसर में कोई वेरिएशन आएगा? देखो ये हम दिखा देते, देखो यहाँ पर फिर भी कितना आएगा, 60 लाख 72 ना कितना आया है ना, 60 लाख 72,000। फिर भी चीपेस्ट कौन सा रहेगा? यही वाला है। तुम लोग कुछ भी चेंज कर लो यहाँ पर अपने हिसाब से, लेकिन रेंज में रखना है, रेंज के बाहर नहीं जाना है, ठीक है। अगर रेंज में रखोगे तो तुम लोग का फिर भी यही वाला सबसे चीपेस्ट दिखेगा। हो सकता है वैल्यू अलग हो जाए, अगर ऑब्वियसली अलग तो होगा ना, अगर यहाँ 500 की जगह कुछ और ले लोगे तो अलग तो आएगा, फिर भी यही वाला चीपेस्ट आएगा। हो सकता है कि, हो सकता नहीं, कंफर्म वैल्यूज अलग आ जाएंगे, लेकिन आंसर यही वाला है, ठीक है। तो ये होता है टैब्यूलर मेथड में। टैब्यूलर मेथड में तब करना पड़ता है जब हमें मोर देन वन ऑप्शंस जो है ऑफर दिया जाता है, ठीक है। तो ये पहला हो गया। फिर बी पॉइंट पे कुछ और पूछा है, पूछ रहा है कि व्हाट विल बी योर आंसर टू द अबव क्वेश्चन इफ देयर आर नो डिस्काउंट ऑफर्ड एंड द प्राइस पर टन इज 1500। बोल रहे कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं होता और प्राइस पर टन अगर मटेरियल का 1500 होता तो हम लोग का आंसर क्या होता, ठीक है। हाँ, यो क्यों निकालना, निकालो। अगर कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं देगा तो कंपनी अपना किस बात का दिमाग लगाएगा कि भाई हम यो क्यों में लेंगे, क्योंकि मुझे डिस्काउंट, अगर मुझे परचेज प्राइस पे तो मेरा कोई कंट्रोल है नहीं, मुझे अगर सप्लायर देगा तो हम लेंगे, नहीं देगा तो नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे पास क्या ऑप्शन है, हम अपना ईओक्यू बेसिस पे खरीदेंगे तो मेरा सबसे चीपेस्ट होगा, तो हम ईओक्यू निकालेंगे। अगर मेरे पास कोई ऑफर नहीं है, 1500 पर टन मुझे लेना है, तो हम अपना ईओक्यू निकालें। इफ देयर आर नो discount offer, then the purchase quantity should be equal to EOQ। अगर हमें कोई ऑफर नहीं मिलता है तो हम लोग हमेशा अपना EOQ कैलकुलेट करेंगे और उसी बेसिस पे परचेस करने का सोचेंगे। तो 2 इंटू AC इंटू OC डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एम। एनुअल कंजम्पशन, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200, कैरिंग कॉस्ट 20% का 1500, तो फिर कितना आएगा 200। अगर हमें वैसा कोई ऑफर नहीं मिलता है उस केस में हमें 200 पर यूनिट करके ऑर्डर करना चाहिए, वो हमें सबसे चीपेस्ट ऑर्डर मिलेगा, ठीक है।
अगर ये मिल रहा है तो इसमें जा सकते हैं। हाँ, अगर हमें क्वेश्चन में फर्दर बोलता कि ये ज्यादा सस्ता है कि ईओक्यू में लेंगे ज्यादा सस्ता है, तो फिर से हमें कैलकुलेट करना पड़ता। क्या कैलकुलेट करना पड़ता? टोटल कॉस्ट। ठीक है, इस बेसिस पे परचेज कॉस्ट निकालते, कैरिंग कॉस्ट निकालते और ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते, फिर कंपेयर करते, क्योंकि यहाँ तो पता चल गया लेना है तो ये वाला लेना चाहिए। ठीक है, अब इससे भी अगर ईओक्यू मुझे सस्ते में होगा 1500 होने के बाद भी, तो मुझे क्या करना चाहिए? लेना चाहिए, नहीं तो नहीं। मुझे नहीं लगता है होगा, एक बार ट्राई करके देखे। देखो यहाँ पर मुझे कितना डिमांड है? डिमांड है 5000। 5000 का कितना करके मिलेगा? 1500। कितना हो जाएगा? 75 लाख। ये काफी ज्यादा हो रहा है ना, मुझे नहीं लगता है होगा। कितना हुआ? 70। हाँ, तो फिर वो तो ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, तो वही हम बोल रहे हैं, परचेज प्राइस इतना ज्यादा है बाकी ऑफर से, तो फिर मुझे ईओक्यू में जाने से क्या होगा? अगर मुझे वो ऑफर नहीं मिलता है, 1500 है, तो ही मुझे ईओक्यू में जाना चाहिए। और अगर वो ऑफर मिल रहा है तो कंपेयर टू ईओक्यू वहां पर वो ऑफर सस्ता है। हमेशा ईओक्यू ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि परचेज प्राइस कितना है। ठीक है, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट तो हमारा बराबर है, इधर भी 1200 है। हाँ, इधर कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगा, परचेज प्राइस पे डिपेंड होता है ना, सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होता है। अगर कंपनी बोल रहा है कि हर हाल में मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट इतना है, और ईओक्यू का एजम्पशन ही ये है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल होता है हर ऑर्डर पे, तो ही ईओक्यू निकलता है। लास्ट दिन मैंने एजम्पशन में लिखवाया था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट मुझे क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, तो ही ईओक्यू निकलता है। तुम लोग देखो कोई क्वेश्चन में ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होता है। कैरिंग कॉस्ट कैसे चेंज होता है? बिकॉज ऑफ परचेज प्राइस पे डिपेंड है, तो परचेज प्राइस चेंज होगा तो ऑर्डर कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें यही निकालने बोला था। अच्छा, अब देखो यहाँ पर और एक बचा ईओक्यू का। देखो यहाँ पर बोल रहा है जी लिमिटेड प्रोड्यूस्ड ए प्रोडक्ट विच हैज अ मंथली डिमांड ऑफ 4000 यूनिट। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स ए कंपोनेंट एक्स विच इज परचेज्ड एट 20। बोल रहा है कि जी लिमिटेड को एक प्रोडक्ट चाहिए होता है जिसका मंथली डिमांड है 4000। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट रिक्वायर्स ए कंपोनेंट एक्स विच इज परचेज्ड एट 20। तो परचेज प्राइस कितना है? 20। ठीक है, अच्छा, फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। मतलब 1 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए 1 यूनिट क्या चाहिए? कंपोनेंट एक्स चाहिए। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बोला है? 120 पर ऑर्डर। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब वही कैरिंग कॉस्ट। ये किस पे लगेगा? परचेज प्राइस पे। परचेज प्राइस कितना है? 20। कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट जो भी बोलो, ये कितने पे निकलेगा? 20 इंटू 10%, यानी शायद 2 रुपीज। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड आउट करने क्या बोला है। बोला है ईओक्यू निकालो, तो बोलो ईओक्यू क्या होगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चन देखते हैं। निकाल के बोलो ईओक्यू क्या होगा, बताओ तुम। ऑर्डरिंग कॉस्ट पता है क्वेश्चन में? 120। कैरिंग कॉस्ट, हाँ, क्योंकि एनुअल कंजम्पशन एनुअली होता है। ठीक है, यहाँ पर वो नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली, हमें मंथली कंजम्पशन दिया हुआ है 4000। तो एनुअल कंजम्पशन कैसे निकालोगे? इंटू 12। ठीक है, ईओक्यू हो जाएगा 2 इंटू एसी इंटू ओसी डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होता है। इस क्वेश्चन में 2 ही रहेगा, ये तो फॉर्मूला है। एनुअल कंजम्पशन 4000 इंटू हो जाएगा 12। ठीक है, क्योंकि वो मंथली दिया हुआ था, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट जो कि हम लोगों का 120 और कैरिंग कॉस्ट 20 का 10%। नहीं, 20 का 10%। अच्छा, 2 इंटू 4। अच्छा, 2400 यूनिट्स आ गए। मतलब रूट करने के बाद ना, तो ये हम लोग का चेक कर लो, ईओक्यू हम लोग का इतना आना चाहिए। ठीक है, 2400 यूनिट। कैलकुलेटर पे देख लो, 2400 यूनिट्स आए। ये पहला वाला क्वेश्चन पूछा था। सेकंड देखो, बोल रहा है इफ द मिनिमम लॉट साइज टू बी
supplied is 4,000 unit, what is the extra cost the company has to incur? बोल रहा है कि मिनिमम लॉट साइज अगर 4,000 हो, अभी हम लोग मिनिमम लॉट साइज क्या मान रहे हैं, लेकिन अगर उसके जगह हम लोग मिनिमम लॉट साइज 4,000 करेंगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या लगेगा, पहले मुझे बोलो एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या लगेगा? कैरिंग कॉस्ट लगेगा, और ऑर्डरिंग कॉस्ट में भी तो चेंजेस दिखेगा, ठीक है। परचेस प्राइस में चेंजेस होगा नहीं, तो मुझे कौन सा दो कॉस्ट देखना चाहिए? परचेस प्राइस में क्यों नहीं चेंज होगा? हाँ, मेरा एनुअल डिमांड तो मेरा उतना ही है, अब हम 4,000 करके ले या फिर 2,400 करके ले, मुझे चाहिए कितना? बोलो 4,000, सॉरी 4,000 इंटू 12, मुझे ये चाहिए। अब 48,000 का तो मेरा परचेस प्राइस तो 20 रुपीज करके बोला था, उतना ही होगा। अब हम 4,000 करके परचेस करें एक एक बार में या 2,400 करके करें, तो फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट किस पे इनकर्ड होगा? ओनली कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो सेकंड वाले पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है, लिखे क्या? What is the extra cost the company has to incur? Extra cost incurred by company if 4,000 unit is ordered at a time. ऐसे ही बोला है, सप्लाइड ऑर्डर जो चाहोगे। अब लिखो यहाँ पर कैसे लिखोगे, इधर लिखते हैं अगर EOQ हुआ, क्योंकि एक्स्ट्रा पूछा है ना, तो EOQ में कितना आ रहा है, और अगर 4,000 यूनिट इज ऑर्डर साइज, ठीक है, अगर ये मेरा ऑर्डर साइज तो मेरा कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर तुम लोग परचेस कॉस्ट निकाल भी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल सकते हो, लेकिन उसका कोई रेलिवेंसी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगा EOQ वाले केस में? एनुअल कंजम्पशन कितना है 4,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय कितना, EOQ 2400 आया, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है 120, ये तो सब क्वेश्चन में गिवन है ना। 4,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2400 इंटू 120, 2,400 हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट भी इतना आएगा क्योंकि ये EOQ है, पहले मैंने EOQ लिखा है ना, तो कैरिंग कॉस्ट भी इतना ही आ जाएगा, बस हमें कैलकुलेट करना है। हाफ इंटू EOQ यानी 2400 इंटू 20 इंटू 10%, ठीक है। तो ये हो गया 1,200 इंटू 20 इंटू 10%, देखो वही आ गया 2,400, ठीक है। तो 2 बार 2,400 यानी कितना हो जाएगा 4,800। अच्छा, यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा, यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा 4,000 इंटू 12, इतना हम लोग ऑर्डर करेंगे, लेकिन 4,000 एक बार में ऑर्डर करेंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा 48,000 डिवाइडेड बाय 4,000, नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया 12, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो नहीं चेंज हुआ है, तो 12 इंटू 120 कितना हो जाएगा 1,440। क्योंकि ये EOQ नहीं है तो इसमें मेरा कैरिंग कॉस्ट इक्वल नहीं आएगा। अब मुझे यहाँ देख लेते कितना होगा, निकालना पड़ेगा हाफ इंटू, हाँ 4,000 इंटू 20 इंटू 10%, तो 2,000 इंटू 20 इंटू 10%, अच्छा 4,000, तो 4,000 और 1,440 5,440। तो अगर हम लोग इसमें शिफ्ट होते हैं तो हमें कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये दोनों का डिफरेंस, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा 640, ठीक है। तो 640, अच्छा अगर हम लोग परचेस कॉस्ट ले लेते तो भी क्या 640 होता? हाँ देखो कैसे होता, अगर हम लोग लिख भी लेते परचेस प्राइस तो कितना लिखोगे 48,000 इंटू 20 कितना आ जाएगा 96,000 की लैख, हाँ 9,60,000, 9,60,000। इधर भी उतना ही आएगा, परचेस प्राइस कितना आ जाएगा 48,000 इंटू 20 कितना आ जाएगा 9,60,000। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा कितना 9,60,000, ये देखो 9,60,000
9,60,000 प्लस 4,800 कितना हो जाएगा? 9,64,800। इधर भी 5,440 में लगाओ 9,60,000। दोनों साइड से तो सेम ही बढ़ रहा है ना, तो फिर चेंज कैसे होगा? 9,56,440 दोनों का डिफरेंस निकालो। 9,64,800 कितना आ गया? वही 640। तो हम लोग परचेज प्राइस क्यों निकाले? उसका तो जरूरत ही नहीं है ना। परचेज प्राइस निकालो या ना निकालो, क्योंकि उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा ना, दोनों में सेम आ रहा है, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। मैंने जस्ट समझाने के लिए तुम लोग को दिखा दिया कि अगर लिख भी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखने का कोई जरूरत नहीं। अच्छा, यहाँ पर अब कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, पूछा क्या था हमें, इफ द मिनिमम लॉट व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो लिखो द एक्स्ट्रा कॉस्ट incurred, कितना बोला? एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज टू incur, incurred by company is 5,440 minus 4,800 कितना आया? ₹6। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी को इनकट करना पड़ेगा अगर इंस्टेड ऑफ ईओक्यू वो 4,000 करके एक एक बार में ऑर्डर कर रहा है, ठीक है? और लास्ट पॉइंट इसका, व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर। मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कंपनी को कितना इनकर करना पड़ेगा, ये कैसे पता करोगे? मतलब इसका आंसर लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? मिनिमम कैरिंग कॉस्ट हमें कब पे करना पड़ेगा? जब ईओक्यू फॉलो करेंगे तभी हमारा मिनिमम कैरिंग कॉस्ट आएगा ना। सबसे मिनिमम कैरिंग कॉस्ट तो ईओक्यू में ही आता है, मतलब कितने ऑर्डर करने पे कैरिंग कॉस्ट मिनिमम 2,400। लेकिन ये सिर्फ इतना लिखने से नहीं होगा, हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यही क्यों मिनिमम कैरिंग कॉस्ट है। तो इसमें लिखो कैरिंग कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है? बोलो। परचेज प्राइस पे तो कैलकुलेट होता है, डिपेंड क्वांटिटी, ठीक है? कितना हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर साइज पे। कैरिंग कॉस्ट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ ऑर्डर, या ऑर्डर साइज जो लिखना चाहो लिखो, साइज ऑफ द ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? कितना ज्यादा सामान है उतना रखने का खर्चा पड़ेगा, ठीक है? इफ इट विल बी मिनिमम ऑन द लीस्ट, LEAST, ठीक है, लीस्ट ऑर्डर साइज। इट विल बी मिनिमम ऑन द लीस्ट ऑर्डर साइज। अगर हमारा ऑर्डर साइज सबसे लीस्ट होगा, मतलब जितना करने से हमारा चलेगा, इसके नीचे जाएंगे तो नहीं चलेगा, क्यों? स्टॉक आउट होने का चांसेस होगा। तो अगर लीस्ट ऑर्डर साइज में हम लोग ऑर्डर करेंगे तो ये मिनिमम। और लीस्ट ऑर्डर साइज कौन सा होता है? यू, ठीक है? तो यहाँ ब्रैकेट में लिखो, इन दिस क्वेश्चन देयर आर 2 ऑर्डर साइज। इस क्वेश्चन में 2 ऑर्डर साइज है, एक है ईओक्यू वाला और एक है 4,000। वन इज ईओक्यू, दैट इज कितना था? 2,400 यूनिट्स, एंड अदर इज 4,000 unit. Here 2,400 unit is the least of the 2 order size. ठीक है, देखो दोनों ऑर्डर साइज में अगर कंपेयर करते हैं तो भी ईओक्यू वाला ऑर्डर साइज ही हम लोग का क्या निकल के आ रहा है? लीस्ट आ रहा है। इसमें क्या है? 4,000, 2,400, 4,000 से कम ही होता है, ठीक है? अच्छा, और एक लाइन लिखो, एट दिस ऑर्डर साइज कैरिंग कॉस्ट विल बी मिनिमम। इस ऑर्डर साइज में कैरिंग कॉस्ट हम लोग का मिनिमम होगा, ठीक है? अब मिनिमम कैरिंग कॉस्ट इज बोल के कैलकुलेट करके दिखाओ, मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कितना होगा? बोलो कितना होगा? 2,400 मिनिमम। नहीं लिखे ये वाला? हाँ, कैलकुलेशन मिनिमम कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि देखो यहाँ पूछा था
व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट, मतलब मुझे अमाउंट ही पूछा है, लेकिन उसके साथ हम लोगों ने थोड़ा सा लिख के भी एक्सप्लेन कर दिया। पूछा तो अमाउंट ही था, है ना, तो अमाउंट तो कैलकुलेट करना ही। मिनिमम कैरिंग कॉस्ट इज, कैसे निकालते हैं कैरिंग कॉस्ट, हाफ इंटू, अब कौन सा ले, 4000 की 2400, 2400 क्योंकि उस पर मिनिमम जाएगा, और कितना था 20 इंटू 10%, तो कितना आया 2400 रुपीज। ठीक है, ये हम लोग का मिनिमम कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, मतलब सिर्फ इतना लिख देने से आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर उसमें 2 नंबर भी रहा, देखो 3 क्वेश्चन है ना, मान लो इसमें मेरा 2 2 2 करके, तो ये तो थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, ये मान लो पूरा क्वेश्चन मिला के अगर मेरा 7 या 8 मार्क्स रहा, ठीक है, तो ये लास्ट वाला अगर सिर्फ ये लिख के आ जाओगे तो आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, कि कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके आ रहे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए। जैसे अपने लैंग्वेज में कर सकते हो, क्यों यही वाला कर रहे हो, यही चीज लिखना है कि हम यही वाला क्यों निकाल रहे हैं, 4000 वाला क्यों नहीं निकाल रहे, वो अपनी लैंग्वेज में लिख दो। ठीक है, तो क्या होगा उसमें जो 2 मार्क्स रहेगा वो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, वहां देख लेना है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा है। ठीक है, अगर मान लो आधा नंबर दिया है तो फिर मत लिखो। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा तो लिख ही देना। ठीक है, मिनिमम क्यों हम लोग 4000 नहीं ले रहे, ये ले रहे हैं, वो तो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यू क्यू का जितना भी पॉइंट था वो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, ईओक्यू का क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा और कुछ हम लोग का यहाँ पर बाकी होगा। ठीक है, अच्छा अब जो है थोड़ा सा थ्योरी बताते चलो, जितना टाइम है, उसके बाद ज्यादा तो नहीं बता पाएंगे, टाइम हो गया। चलो हम लोग थोड़ा सा लिख लेते। ठीक है, हम लोग लिखेंगे मेटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, मेटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्यूर, मेटेरियल को कैसे हमें प्रोक्योर करना चाहिए। ठीक है, मतलब कैसे करके हम लोग मेटेरियल का प्रोक्योरमेंट करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे करके इस चीज का प्लानिंग करता है, वो हमें बताना है। ठीक है, अच्छा देखो, तो मेटेरियल प्रोक्योरमेंट कैसे आइडेंटिफाई होता है, देखो जब भी हम लोग जो है मेटेरियल प्रोक्योर करने के पहले हमें ये पता करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट टास्क क्या होगा, हमें ये पता करना पड़ेगा कि हम लोग क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मेटेरियल के केस में कैसे होगा, जैसे मान लो कि अगर तुम लोग कुछ भी आज खाना खाना चाहते हो, जो भी खाना चाहते, दाल चावल, ठीक है, सब्जी, जो भी, तो उसके लिए पहले क्या पता करना पड़ेगा कि तुम लोग को क्या खाना है। ठीक है, तो उस हिसाब से तुम लोग मार्केट में जाके वेजिटेबल्स वगैरह लेके आओगे। तो सेम कंपनी के केस में भी वैसे ही होता है कि कंपनी को पहले ये डिसाइड करना है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, अब मान लो किसी को, जैसे मैंने लास्ट दिन शर्ट वाला एग्जांपल लिया था, अगर किसी कंपनी को शर्ट बनाना है, ठीक है, तो पहले वो डिसाइड करो कि बनाना क्या है। अच्छा, अगर शर्ट बनाना है तो अब एक शर्ट के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए वो डिसाइड करो, जैसे कि फैब्रिक चाहिए, बटन चाहिए। ठीक है, शर्ट पे जो लेबल लगा हुआ रहता है, जहां पर लिखा हुआ रहता है कैसे करके इसका मतलब वॉश केयर जो है लिखा हुआ रहता है ना, कि इसको ऐसे धो। ठीक है, फिर वहां लिखा हुआ रहता है 100% कॉटन, ये सब जो डिटेल्स, वो भी तो लेबल लगता है, वो भी तो जो है डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि पर शर्ट पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लेबल का कॉस्ट मेरा कितना होगा। तो इस तरीके से जो भी डायरेक्ट मटेरियल है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे तुम लोग को जो भी डिश खाना है उसके लिए तुम लोग को उस हिसाब से वेजिटेबल्स वगैरह मार्केट से जाके लेके आना है। तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने पहले ये सोचा कि क्या प्रोड्यूस करना है, उसके बाद उसके रिगार्डिंग हमें क्या रॉ मटेरियल चाहिए वो आइडेंटिफाई करना है एक यूनिट के लिए। अब अगर एक शर्ट बनाना है तो इतना इतना चाहिए, तो अगर 1000 शर्ट बनाना है तो कितना चाहिए। ठीक है, ये हो गया प्रोसेस सेकंड। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हम लोग इसके बाद, अच्छा अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही वेजिटेबल्स लेके आ गए उसके बाद क्या करोगे, बनाओगे। ठीक है, तो वैसे ही जैसे ही हम लोग मटेरियल प्रोक्योर करके लेके आ गए उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद कहां पर जाएंगे, प्रोडक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया, प्लानिंग। ठीक है, क्या बनाना है। ठीक है, प्लानिंग के बाद क्या हो जाएगा, मेटेरियल का डिटेल्स बनाना। ठीक है, मेटेरियल का डिटेल्स प्लानिंग के बाद पहले, मतलब जब मार्केट जाओगे लिख के लेके जाओगे ना मुझे क्या क्या चाहिए, क्योंकि हमें एक दो आइटम तो नहीं चाहिए होता है, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सोचो उनको इतना सारा, तो वो तो मेजर करके ही लेके जाएंगे ना, कि एक शर्ट के लिए इतना, तो इतने शर्ट के लिए इतना, उस हिसाब से लेके जाएंगे। तो फिर हमें करना है उसका लिस्ट डाउन करना है। ठीक है, लिस्ट डाउन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जाके मार्केट से लेके आएंगे, मार्केट में लेके आने के बाद उसको क्या करेंगे,
प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन करने के बाद जब हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके अच्छा प्रोडक्शन कंप्लीट तो हो जाएगा, लेकिन उसके पहले क्योंकि हम लोग मटेरियल प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं ना, तो इसमें हमें थोड़ा सा और एक पॉइंट देखना है। प्रोडक्शन का तो हम लोगों ने सोचा, तो सबसे पहले हमें अपने स्टोर में जाके देखना पड़ेगा कि मेरे पास वो मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, उसके बाद मार्केट जाना पड़ेगा, ठीक है। वो थोड़ा सा आगे पॉइंट जाएगा, मैंने थोड़ा सा आगे वो बता दिया। देखो, पहले हमें सोच लेना है कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या हमारे पास अवेलेबल है, और अवेलेबल है तो उसके हिसाब से हम लोग जाके परचेज करेंगे। तो पहले स्टोर में अवेलेबिलिटी है कि नहीं वो देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है कि मुझे इतना इतना खरीदना है, ठीक है। मतलब ये तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ आज ये खाना है, हम चले गए बैग लेके और सामान लेके आ गए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज काम होता है। तो अगर हमें पता चल गया है कि हमें कितना मटेरियल चाहिए, तो हम लोग जाके तुरंत नहीं खरीद सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, उसका पूरा डिटेल्स किसको भेजना पड़ेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताएगा कि इतने सारे शर्ट बनाने के लिए कितना सारा मटेरियल चाहिए। अब वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, परचेज डिपार्टमेंट के पास। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसका जो डिटेल्स है, वो रिक्वेस्ट जो है वो देख के फिर क्या करेगा, परचेज करने के लिए वो सप्लायर ढूंढेगा कि हम कौन से सप्लायर से ले, और जब सप्लायर हमें सूटेबल लगेगा तो हम सप्लायर से वो लेंगे। और सप्लायर क्या करेगा, हमें मटेरियल और उसके साथ इनवॉइस यानी बिल भेजेगा। फिर वो बिल वो किसको भेजेगा, परचेज डिपार्टमेंट को ही भेजेगा, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट ही गया था उसको ऑर्डर देने के लिए। फिर परचेज डिपार्टमेंट जब वो कलेक्ट कर लेगा सामान और इनवॉइस, तो सामान तो स्टोर में भेज देगा, मतलब रॉ मटेरियल, और इनवॉइस किसको देगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, जिनको क्या करना है, फर्दर पेमेंट करना पड़ेगा उस मटेरियल का। तो ये पूरे प्रोसेस में चलेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस पे देखो, लिखो ऐसे करके होगा यहाँ पर, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, ठीक है। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में पहले ये जो एग्जांपल दी इसी को लिखवा देते हैं। मान लो हमारा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, विच प्रोडक्ट टू मेक, ठीक है, या प्रोड्यूस, क्या हमें प्रोड्यूस करना है, सबसे पहले हमें ये पता करना है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने मान लो आइडेंटिफाई कर लिया क्या प्रोड्यूस करना है, शर्ट, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। ये जस्ट हम शॉर्टकट में थोड़ा लिखवा देते जो बोला मैंने, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, मान लो हमें चाहिए फैब्रिक, और क्या चाहिए, बटन, ठीक है, और साइज लेबल, ठीक है। साइज लेबल भी तो होता है, एक्स है, एक्सएस है, एम है, एल है, ठीक है, और वॉश लेबल, ठीक है। और भी चीज हो सकता है, हमें ये सब रॉ मटेरियल चाहिए, ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम लोग को पता चल गया हमें ये सारे रॉ मटेरियल चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन कितना करना है वो सोचेंगे, मतलब क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। जैसे तुम लोग को क्या खाना है वो सोच लिया, ठीक है। अब वो खाना बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसका लिस्ट बना लिया। अब देखो कितने लोग खाओगे, ठीक है, उस हिसाब से बनाना पड़ेगा ना, एक जन खाने वाले है कि दो जन है, ठीक है। तो क्वांटिटी कितना सारा, मान लो हम लोग को 1000 शर्ट्स पर, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग मेटेरियल खरीदेंगे, ठीक है। तो 1000 शर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें जो है परचेज करना, क्या परचेस करना है, रॉ मटेरियल, ठीक है। जो भी रॉ मटेरियल हमें 1000 शर्ट्स के हिसाब से परचेस करना है। तो परचेस करने के पहले हम लोग कहाँ चले जाएंगे, स्टोर में, ये देखने के लिए क्या हमारे पास इसमें से कोई रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। स्टोर में जाने के बाद अगर हमें कुछ अवेलेबल मिल गया तो ठीक है, और अगर नहीं मिला, हमें जितना चाहिए उसके लिए हम लोग परचेस डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, कि उसको लिस्ट दे देंगे कि भाई मुझे इतना इतना परचेस करना है, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोग को घर पे कुछ खाना बनाना है, तुम लोगों ने देख लिया कि क्या उसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसका लिस्ट बना लिया। लिस्ट बनाने के बाद घर पे चेक किया कि कुछ है कि नहीं है, अगर कुछ कम बेसी है तो उसको लेने जाना पड़ेगा। तो मान लो घर पे पापा को बोल दिया कि लेके आने के लिए, ठीक है। तो फिर परचेस डिपार्टमेंट कौन हो गए, पापा, ठीक है। परचेस डिपार्टमेंट पापा हो गए, उनको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परचेस डिपार्टमेंट। अब परचेस डिपार्टमेंट क्या करेगा, सप्लायर ढूंढेगा। तो अब हम लोग बाहर जाके क्या करते हैं, देखते हैं ना किससे ये सामान ले, कौन बेचता है उससे ले लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, सप्लायर। अब सप्लायर हमें क्या देगा पता है, सप्लायर हमें दे देगा मेटेरियल, दे देगा जो हम लोगों ने उसे ऑर्डर किया था, प्लस हमें क्या देगा, इनवॉइस दे देगा, ठीक है। अब ये किसको सेंड कर देगा, घूम फिर के वही परचेस डिपार्टमेंट को। ये किसको देगा,
परचेज डिपार्टमेंट को ही दे देगा, ठीक है। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये दो जगह पे भेजेगा। स्टोर में तो मेटेरियल दे देगा, स्टोर डिपार्टमेंट में क्या भेज देगा, मेटेरियल, ठीक है। और इनवॉइस जो है वो किसको देगा, अकाउंट्स या फाइनेंस डिपार्टमेंट लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या देगा, इनवॉइस, इनवॉइस भेज देगा। तो इस तरीके से मेटेरियल प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस होता है। ये जस्ट मैंने तुम लोग को एक ऐसे करके लिखवा दिया, ठीक है, ताकि तुम लोग के दिमाग में बात रहे कि कैसे करके होता है। अच्छा, अब इसके रिगार्डिंग हमें कुछ पॉइंट पढ़ना पड़ता है, जैसे थियोरेटिकल आता है लाइक बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये पूछा जाता है कि बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है। चलो बिल ऑफ मटेरियल लिखवा देते हैं टाइम में, ठीक है। ये जस्ट मैंने नॉर्मल बताया, ये दिमाग में रहेगा तो अब इसके बाद जो भी थ्योरी लिखेंगे आराम से याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, हेडिंग करो बिल ऑफ मटेरियल। व्हाट इज, या फिर सिर्फ बिल ऑफ मटेरियल लिखने से भी होगा। व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है। लिखो पहला पॉइंट, इट इज ए लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल requires of the production of finished goods, ठीक है। हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, रॉ मटेरियल को r.m लिखा है, फिनिश गुड्स को f.g लिखा है, ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल का मतलब है कि मुझे जो मटेरियल चाहिए उसका मैंने क्या बना लिया है, पूरा लिस्ट डाउन कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है, बिल ऑफ मटेरियल एक तरीके का लिस्ट होता है रॉ मटेरियल का, जो हमें जरूरत है किसी भी फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, ठीक है। फिर लिखो इन दिस we define the standard quantities of the raw material required for the production of a unit of finished गुड्स, ठीक है। मतलब वही मैंने बोला, एक शर्ट के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि 1000 शर्ट के लिए मुझे क्या। जैसे अगर एक जन खाएगा तो कितना मुझे चाय बनाना चाहिए, ठीक है। अगर घर पे 5 लोग आए तो मुझे 5 कप बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे कितना कितना चीनी क्या क्या डालना है वो मुझे समझना है। तो पहले मुझे क्या करना है, बिल ऑफ मटेरियल में एक आइटम बनाने का मुझे पूरा डिटेल्स लिखना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम लोग जितना ज्यादा बनाना चाहेंगे उस हिसाब से उसका डिटेल्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल यहां पर लिखो, फॉर एग्जाम्पल इन मेकिंग 1 पीस ऑफ शर्ट हाउ मच क्लोथ या फैब्रिक जो लिखना चाहो इज रिक्वायर्ड एंड हाउ मेनी बटन buttons are required will be defined in bill of material। पहले एक यूनिट का बनाना है, फिर जितना हमें चाहिए उस हिसाब से हम लोग उसका कैलकुलेशन कर देंगे। फिर ये बनाता कौन है, प्रिपरेशन ऑफ बिल ऑफ मटेरियल कौन बनाता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाता है। तो ये पूछा जाता है हमें कभी कभी क्वेश्चन में, तो लिखो प्रिपरेशन ऑफ बिल्स ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल्स, बिल ऑफ मटेरियल्स इज द जॉब ऑफ, इज द जॉब मतलब ये किसका काम है, प्लानिंग डिपार्टमेंट। Which will then be sent to production डिपार्टमेंट। जैसे मान लो तुम लोग को कुछ खाने का मन हुआ घर पे, तो प्लानिंग तुम लोग के दिमाग में चला, फिर तुम लोग जाके किसको बोलोगे, माँ को बोलोगे। तो वो मतलब माँ ही तो बनाती है किचन में, तो प्रोडक्शन तो किचन में ही होता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसका हो गया, माँ का। परचेज डिपार्टमेंट पापा का हो जाएगा, ठीक है। प्लानिंग तुम लोग कर सकते हो। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट प्लान कर लेता है कि मुझे क्या क्या मटेरियल चाहिए, और उसके बाद वो सेंड कर देता है किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, वो बिल, ठीक है।
इन शॉर्ट लिखो, इन शॉर्ट लास्ट लाइन वी कैन से दैट इट इज a recipe for making a finished product. ठीक है, तो बेसिकली बोल सकते हो फिनिश प्रोडक्ट या गुड्स, जो लिखना चाहो लिखो। फिनिश गुड्स को मतलब पूरा रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने का क्या है, रेसिपी है। ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो बिल ऑफ मटेरियल लिखा। नेक्स्ट दिन हम लोग बाकी और भी कुछ है, मटेरियल रिक्विजिशन, परचेज रिक्विजिशन, वो भी लिखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी इसके बाद करेंगे। ठीक है, फिर आज फिलहाल इतना ही करते हैं।